A very good morning student, this is Nalini Singh and today our topic is minor partner. So in previous video we have learned about partners and partnership and its types. So in this video we have to know about minor partner. Who is minor partner? What is minor partner? So if we are talking about minor partner, so minor refers to a person who is below 18 years of age. ओके सो सिंपली जो 18 से बिलो है उसको हम माइनर पार्टनर कहते हैं। सिंपली यूजुअली ऐसा होता है कि माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में कंसीडर नहीं किया जाता है, बट इन एनी केस अगर ऐसा करना पड़ा तो बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट के साथ हम क्या करते हैं, उसको एडमिट करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एज अ माइनर पार्टनर। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उस माइनर पार्टनर के अलावा दो मेजर पार्टनर होना चाहिए, तभी माइनर पार्टनर की एंट्री हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो अभी हम पढ़ते हैं माइनर पार्टनर के बारे में। अ माइनर पार्टनर इज़ नॉट परमिटेड टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज़ नॉट कम्पिटेड टू enter into the contract and so he is not permitted to join a firm, but with the consent of all partners he may be allowed and admitted as a partner and thus known as minor partner. His liability will be limited. If we are talking about minor partner, so minor partner की जो भी liabilities होती है वो limited होती है, वो सिर्फ अपने profit को enjoy करता है। जब तक वो minor partner है उसकी liability बहुत ही limited होती है as comparison to other partner. He will take part in the management, enjoy the profit of the firm, may inspect the book of the firm, but has no right to sue the partner for the payment of the profit. प्रॉफिट एंजॉय करेगा, लाइबिलिटीज़ लिमिटेड रहेगी, अपने बुक्स अकाउंट्स बुक को चेक कर सकता है, लेकिन उसको कोई राइट नहीं है कि वो अदर पार्टनर पर प्रॉफिट का पेमेंट करने के लिए मुकदमा या केस करे। ओके, सो अब हम बात करते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ माइनर पार्टनर। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट rights of minor partner. So a minor has a right to such shares of the property and of the profit of the firm. जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? माइनर पार्टनर उसको शेयर करता है, मतलब उसे भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अ माइनर पार्टनर हैज़ राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट एंड टू हैव अ ट्रू कॉपी ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म की जो भी अकाउंट है उसको वो देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है। हाउएवर ही हैज़ नो राइट टू कॉपी अदर बुक ऑफ द फर्म। A minor has a right to sue for account only on serving his connection. जो भी उससे रिलेटेड कनेक्शन का अकाउंट है, अगर वो सोच रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सिर्फ अपने अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों पे मुकदमा या केस कर सकता है, अदर चीज़ों पे नहीं, अदर अकाउंट बुक पे नहीं जो उससे कनेक्टेड नहीं है। ही कैन ऑल्सो सू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जो उसकी शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी है उस पर भी कर सकता है, प्रॉफिट पे भी कर सकता है। A minor has a right to elect to become a partner or attending majority. माइनर पार्टनर जो होता है उसको पार्टनर बन सकता है वो जो मेजॉरिटी होती है, इलेक्शन पे वो बैठ सकता है। A minor has a similar right to elect not to become a partner or attending majority. He is then not liable for any act of the firm after such election. Now the next thing, which is liabilities. So liabilities of partnership. A minor is liable for the act of the firm. He cannot be declared or adjudged insolvent if the debt of the firm can't be satisfied out of the property of the firm. His shares in the assets of the partnership would vast of the official assigned. तो जब तक हम अपने डेब्ट्स को नहीं चुका देते हैं तब तक वो अपने प्रॉपर्टी को के लिए लेने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। इफ़ ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, ही बिकम पर्सनली लाइबल एज अदर ऑर्डिनरी पार्टनर। इन दैट केस कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है बाकी मेजर पार्टनर बनने के लिए, तो मेजॉरिटी अगर उसको इलेक्ट करती है तो वो पार्टनरशिप में आ सकता है, बाकी नॉर्मल ऑर्डिनरी पार्टनर के जैसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि बाकी जैसे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ है उसकी भी लाइबिलिटीज़ ऑर्डिनरी हो जाएगी। आफ्टर अटेंडिंग मेजॉरिटी एंड बिफोर गिविंग पब्लिक नोटिस ही मे बी लाइबल फॉर होल्डिंग हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर। वो अगर पब्लिक नोटिस देना चाहता है पार्टनरशिप रहने या ना रहने के लिए, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो खुद में ही शुड बी लाइबल। तो ये थी उसकी लाइबिलिटीज़।
अब कैन माइनर बी अ पार्टनर्स, अब क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो माइनर सिंपली वो होता है जो जिसकी एज 18 होती है। अब 18 अगर 18 प्लस हो जाता है, जनरली अ माइनर इज़ नॉट एडमिटेड इन द फर्म बट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स he can be admitted into the partner firm as per section 30 of पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 30 की बात करें तो ऐसे तो नहीं ऐड होता है, बट बाकी सबके कंसर्न के साथ वो पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है। ही विल enjoy profit but not bear the losses. The economic protection is provided to a minor in a partnership firm. On attending majority he may continue to remain in partnership or he can leave from। अब वो चाहे 18 प्लस हो जाता है, जब मेजॉरिटी में आ जाता है तो वो चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है या फिर वो उसको छोड़ भी सकता है, जो पार्टनरशिप है उसको छोड़ भी सकता है। तो ये था पार्टनरशिप के बारे में। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, अगर वो रहना चाहता है और नहीं रहना चाहता है तो यहाँ पे इलेक्शन बेसिस पे होता है। पोजीशन और माइनर और अटेंडिंग मेजॉरिटी एट एनी टाइम within 6 months of the attending majority of his gaining knowledge that he is admitted to the partnership, such person have to give a public notice whether he want to continue as a partner। अगर वो 18 प्लस हो गया, मेजॉरिटी में आना चाहता है, मेजॉरिटी पोजीशन में आना चाहता है, तो उसको 6 मंथ के अंदर एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा जिसमें कि वो बताएगा कि वो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। उसके बाद इलेक्शन बेसिस पे भी होता है। electing as a partner or not as a partner, and then we are talking about partnership registration, deed or dissolution। सो पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब पार्टनरशिप बिजनेस अगर हमें करना है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में डीड क्या क्या होती है जो कि हमें माना जाना पड़ता है। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप रिजल्ट आउट ऑफ अग्रीमेंट। द रिटर्न अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न अग्रीमेंट हम करते हैं ऑन पेपर दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, सो अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है फर्म का? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी बट वॉलेंट्री, but non-registration leads to inconvenience and problem, hence it is advisable to get a firm register under partnership act। अब क्या है, if we are talking about partnership, तो partnership act 1932 के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी नहीं होता है, बट क्या होता है, ये हमारी इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम से बचने के लिए ये एडवाइजेबल होता है कि हम पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। और अगर ये ऑन पेपर होता है, ओरली नहीं होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद पार्टनर्स के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो कोई अगर इस किसी बात से अग्री नहीं करता है तो उसके एज अ प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो अग्रीमेंट शो कर सकते हैं अगर कोई हमारे खिलाफ़ केस करता है तो यहाँ पे बेटर यही होता है कि रिटर्न फॉर्म में हम अपने पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करें और रजिस्ट्रेशन करा के रखें। ओके, सो अ रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड टू ईच स्टेट हु इज़ कॉमनली नोन एज अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब हर लोकल एरिया में कोई ना कोई रजिस्ट्रार होता है, उसके पास जाकर हम अपने कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मेंशन अंडर द सेक्शन 56 to 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जो भी प्रोसेस है पार्टनरशिप फर्म का, वो पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में सेक्शन नंबर 56 to 69 उसमें सब कुछ मेंशन है कि क्या प्रोसेस है। ओके, सो व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन? So if we are talking about registration, right? So registration generally refers to get enrolled in the registrar। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो हमारा क्या आता है, इनरोलमेंट नंबर आता है, हम रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, तो उसी तरह कंपनी, हम अपने फर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे कि वो कंपनी क्या होती है, इनरोल्ड हो जाती है और उससे अथॉरिटी प्रोवाइड होती है।
So registration of the firm refers to get the name of the firm entered in the register of the registered of partnership firm for the purpose office of registrar of the firm and societies established in every state. हर एक स्टेट में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए, हम अपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. जब हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसका प्रोसेस क्या है. तो देयर इज़ ए 3 पॉइंट. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एंटर इन द रजिस्टर, एंट्रीज इन द रजिस्टर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म लेते हैं. अपने फॉर्म गेटिंग अ फॉर्म रजिस्टर्ड, द पार्टनर ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस. अब जो भी हम फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी जो भी प्रिस्क्राइब फीस होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हम सबमिट करते हैं. ठीक है. अब उसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, प्रोफेशन ऑफ ईच पार्टनर. जितने भी पार्टनर हैं उनकी ये डिटेल्स चाहिए होती है. उसके बाद उनका एड्रेस, वो प्लेस, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म हैज़ इट बिजनेस, डेट ऑफ एडमिशन ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर की डेट ऑफ एडमिशन, कब उसका एडमिशन हुआ है उस पार्टनरशिप में, उसका. फिर ड्यूरेशन ऑफ द ऑन ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ द फर्म बिजनेस. सम टाइम क्या होता है, किसी टाइम बेसिस पे किसी ड्यूरेशन बेसिस पे बिजनेस रहता है तो वो मेंशन करना होता है. तो ये सारी चीज़ें हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉर द रजिस्ट्रेशन. उसके बाद एंट्रीज इन द रजिस्ट्रेशन. सो द रजिस्ट्रार आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन फॉर प्रोसीड टू वेरीफाई द अथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द पार्टनर. अब जो भी पार्टनर्स के थ्रू जो भी दिया गया है वो उसको वेरीफाई करता है कि वो सही और पूरी है कि नहीं. अगर इन एनी केस अगर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हैं तो वो उन्हें फिर से लाने के लिए बोलता है. उसके बाद अगर रजिस्ट्रार ऑफिस का रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है पूरी डॉक्यूमेंटेशन से, वेरिफिकेशन से, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, थर्ड स्टेप, उन्हें पार्टनर्स को क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उन्हें उनके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है. ओके. तो ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब क्या है, टू चेंज इन फर्म. सपोज फर्म को चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर. इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द फर्म, इट शुड बी इमीडिएटली इंटीमेट द रजिस्ट्रार इन राइटिंग सो दैट ही मे मेक नेसेसरी अल्टरेशन इन द रजिस्ट्रार. सपोज अब हमें फर्म में कुछ चेंज करना है तो ये जो भी हम नेसेसरी चेंज कर रहे हैं ये हम अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें जाकर बताएंगे, ताकि वो जो भी अल्टरेशन है उसको डॉक्यूमेंटेशन में एंटर कर लें. उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर हमारे फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या क्या अफेक्ट होता है. सो हम क्या कर सकते हैं, द फर्म कैन नॉट बी सूड अगेंस्ट थर्ड पार्टी. हम किसी भी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, और किसी थर्ड पार्टी में अगर हमने हमारे ऊपर केस कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है. द फर्म कैन नॉट बी फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर. हम किसी पार्टनर पे भी केस नहीं कर सकते. अ पार्टनर कैन नॉट बी फाइल अ सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड पार्टीज कैन बी फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, इन्फोर्स द राइट. नाउ right unaffected by non-register of the firm however doesn't affect. अब अगर क्या अफेक्ट नहीं पड़ता है नॉन रजिस्टर्ड पार्टनर्स में. सो द राइट ऑफ द थर्ड, ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है. इसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं. इफ़ वी आर रजिस्टरिंग, हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा होता है. सो एडवांटेज टू द फर्म. फर्म को क्या होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन हमारी फर्म कैसी होती है, हैंडीकैम, क्योंकि हम किसी पे भी कोई भी केस नहीं कर सकते, कोई भी लीगल एंटिटी हमारे पास नहीं होती है. पार्टनर्स को क्या होता है, वो किसी पे भी केस कर सकते हैं एज अ सेफ गार्ड अगर उन पे कोई कर रहा है तो. क्रेडिटर, द क्रेडिटर आर बेनिफिटेड इन द सेंसेस दैट दे हैव टू द फर्म एंड एवरी पार्टनर दोज नेम अपेयर इन द फर्म. तो इस तरह से कई सारे इनकमिंग पार्टनर्स के लिए, रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए, आउटसाइडर पार्टनर्स के लिए कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं अगर हमारे फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो. सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जो अग्रीमेंट हम कराते हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं.
So partnership result out of agreement. The agreement may be either oral or written. जो agreement होता है it can be oral or written, but हमको ज़्यादा सही क्या रहता है written, ताकि फ्यूचर में कोई भी dispute हो या कुछ भी हो तो हम written में हमारे पास proof रहता है. अब characteristics of partnership deed, ये क्या होता है? देयर इज 2 ऑप्शन कि ये रिटर्न में भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है. अब रिटर्न में होता है तो हमारे पास क्या रहता है? इफ़ दिस अग्रीमेंट इज़ रिटर्न देन इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड देयर ऑन. इट इज़ गुड टू रजिस्टर्ड पार्टनर्स अग्रीमेंट. यहाँ पे पार्टनर्स के लिए भी सही रहता है और पार्टनरशिप के लिए भी सही रहता है. एंड पार्टनरशिप डीड इज़ लाइक अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसी तरह से जहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए होते हैं, उसी तरह से पार्टनरशिप डीड भी काम करता है पार्टनरशिप फर्म में. अब यहाँ पे दिया है कि जो डीड होता है उसको रिटर्न में क्यों होना चाहिए. तो रिटर्न उससे क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट नहीं होता है, फ्रेंडली रिलेशन होता है. एज अ प्रूफ हमारे लिए काम करता है. नीड टू पार्टनरशिप डीड to avoid dispute later for the firm smooth running of partnership business. It is be better to have partnership deed in writing in specific rights and duties of the partners and detail about running of the पार्टनर. पार्टनरशिप डीड क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारे अग्रीमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ओके, सो यहाँ पे नीड थी पार्टनरशिप. हमारे राइट्स क्या है, मतलब हमारी अथॉरिटी क्या, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. अब डीड क्या है? डीड एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रलेख या विलेख बोलते हैं. उस पार्टनरशिप डीड में सारे कंटेंट्स दिए होते हैं कि पार्टनरशिप के राइट्स क्या हैं, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें, नेम, एड्रेस. तो अब हम कंटेंट देख लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. फर्म का नाम और एड्रेस. उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफ पार्टनर्स. फर्म के नाम के बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका नाम और एड्रेस चाहिए. उसके बाद नेचर एंड एरिया ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का नेचर क्या है और किस एरिया में वो है. ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने टाइम तक के लिए, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ये. उसके बाद कैपिटल्स ऑफ द फर्म, पार्टनर. जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल किस रेशियो में होगी या कितनी है ये. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितनी जो भी उन लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, इक्वली करेंगे या फिर कैपिटल बेसिस पे करेंगे. कैपिटल जैसे एक पार्टनर ने 5 लाख दिए, एक ने 3 लाख दिए, तो उस बेसिस पे वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर. पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कितना होगा, उनका रेम्यूनरेशन सैलरी कितनी होगी. अरेंजमेंट ऑफ ऑडिटिंग, जो हर साल हम अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग कराएंगे उसका क्या अरेंजमेंट रहेगा. उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. जो भी पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटी है कि वो क्या होगा. विड्रॉल. एंड उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क. काम का डिवाइडेशन किस तरह से होगा. इफ़ इन केस की किसी भी नए एडमिशन का रिटायरमेंट या एडमिशन होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आपके डीड्स में दिया होता है. इन अरेंजमेंट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर. इन केस किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट होगा. टर्मिनेशन मतलब जब हम कंपनी को परमानेंटली बंद कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा. गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल किस तरह की रहेगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट. जो इंश्योरेंस अमाउंट होगा उसका किस बेसिस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप को ख़त्म कर दें तो उसमें क्या किस तरह का प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है. उसके बाद और भी चीज़ें, ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कैसे होना है. और एप्लीकेशन ऑफ गार्नर. एट्रीब्यूशन क्लॉजेज. अब ये केस है पॉइंट नंबर 21 में. इट इज़ डिस्क्राइब द प्रोविजन शुड बी मेड टू सेटल द डिस्प्यूट. किसी केस में डिस्प्यूट होता है तो कौन सा इन दोनों का अलग अलग केस है, वो उसमें किस तरह का केस होगा वो दिखाएगा. उसके बाद क्लॉजेस. अब बात होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है मतलब पार्टनरशिप ख़त्म होती है तो क्या क्या होगा. कुछ केसेस होते हैं किसी ने छोड़ दिया या फिर पार्टनर्स कम बचे या कोई बीमार हो गया या मर गया, इस तरह के, तो हमें उस केसेस पे या हमें लॉस हो रहा है
तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब कंपनी हमको अपने फर्म को बंद करना पड़ता है. So dissolution of the firm means that business itself comes to an end, the relation between all the partners. जितने भी पार्टनर्स आए थे इनके बीच में जो पार्टनरशिप रिलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा. Here it should be mentioned that the dissolutions of firm lead to compulsory dissolutions of partnership, but dissolutions of firm is not compulsory. With the dissolutions of partnership, the firm continue to work in suppose यहाँ पे ये है, दो बातें हैं, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या फिर पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्म को भी बंद कर दें, दो पार्टनर भी मिलकर उसे चला सकते हैं. उसके बाद ये जो सेक्शंस हैं ये आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से सेक्शन हैं किस किस केसेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ लिया. पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स के क्या टाइप हैं. अब जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी फोर्थ है, हमने सोल ट्रेड पढ़ा है, जॉइंट JHF पढ़ा है जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं, और पार्टनरशिप पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई जाती है. अब ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा हटके हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एजेंडा होता है दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट, बट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी के लोगों के लिए. तो सोसाइटी जो हमारी होती है उनके वेलफेयर के लिए मेन फोकस होता है, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए इस तरह की सोसाइटी बनाई जाती है जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं. सो द वर्ड ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस इन gradually eliminating in such condition cooperative society will prove effective in social welfare. अगर सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें उनके साथ गलत हो रहा है, तो उस सिचुएशन में किसको इफेक्टिव प्रूव किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सो ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, द ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड एंड Germany. Therefore many countries of the world adopted this. The create of a standing corporation society goes to Robert Owen of England, Charles Forbes of France, Schuldels, Germany in 1844. The England, the first cooperative store society equal was established. तो यहाँ पे इसके ओरिजिन के बारे में बताया गया था. कोऑपरेटिव सोसाइटी की नीड क्यों है, नीड ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ टू ब्रिंग द नीडी पर्सन टुगेदर फॉर परस्यूइंग कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाय वे ऑफ कोऑपरेटिव ट्रेडिंग. तो जो कोऑपरेटिव ट्रेडिंग होती है उसके थ्रू उनका क्या करते हैं, कॉमन इकोनॉमिक और नीडी पर्सन के लिए हेल्पफुल होता है. सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल एड्स become the guiding principle of corporation, each for all and all for each. जो corporation organization का guiding principle है that is each for all and all for each was the slogan of cooperator. So cooperatives ought to give a moral and human touch to business activities. The economic hardship and problem of industrial worker and weaker section, especially after the industrial revolution, acted as a or the voluntarily associated together on the basis of equality for the forbearance of common economic interest. Now we are talking about object of cooperative cooperation. So जो cooperation होता है उसका object क्या होता है, तो ये इसका simply क्या होता है, जो common people हैं, middle class के लोग हैं, उन जिनका जो मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं, धीरे धीरे वो प्राइस को हायर करते जाते हैं जिससे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. हमें मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिलता है. उसके बाद
जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसको बड़ी इंडस्ट्री दबाती है, उसके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया की इकोनॉमिक को के डिफरेंसेस को कम करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इरेडिकेट कैपिटलिस्ट एंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, मतलब जो कैपिटल जिसके पास ज़्यादा है और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे काम से गरीबों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे कि उनकी भी ग्रोथ होगी। टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ लोअर क्लास, जो लोअर क्लास होती है उनकी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इनका एम होता है। ओके, after that, the meaning of cooperative organization. What is the meaning of cooperative organization? So the word cooperative has been derived from the conjunction of two words. As we can see, there is a two words, दो words के conjunction के साथ बना हुआ है cooperative, co and operating. So where the mean co means to join and operating means to work, मतलब join and work, साथ मिलकर काम करना, that is called cooperative. So cooperative society therefore means some person working together for some goal. cooperative society जो होती है उसके कुछ गोल होते हैं जो कि मिलकर काम साथ में काम करते हैं, that is cooperative organization. ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा है, that each one work for all and all work for each, मिलकर हम साथ में एक के लिए काम करेंगे और सबका काम एक होगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। आफ्टर दैट देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें कुछ 10% होने चाहिए। यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 10% होने चाहिए, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। सो पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। इन कोऑपरेटिव द मेंबरशिप इज वॉलेंट्री। एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज लिविंग इन द सेम एरिया और बिजनेस ऑफ सेम प्रोफेशन ऑन हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरह के एसोसिएशन का मेंबर कौन बन सकता है, जिसका सेम एम हो, सेम एरिया पे वो काम करता हो, 18 एज से ज़्यादा हो, 18 प्लस हो, तो वो मेंबर बन सकता है। देयर इज ए नो कंपल्शन ईदर टू बिकम इट मेंबर और इट इज़ कंटिन्यू इट मेंबरशिप। Now we are talking capital. So contributing a manageable amount, any person can become the member of the cooperative society. Normally a single person cannot buy share exist 10%. तो जो भी member है वो equally लेता है। 10% शेयर से ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता जिसकी पेडल कैपिटल अगर 1000 है तो। Now इक्वालिटी, तो जितने भी द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो इक्वली होंगे, इक्वालिटी है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब सबको हर किसी को की बात मानी जाती है। विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर क्या है, डेमोक्रेटिक। द कोऑपरेटिव फंक्शन इन ईच लोकेलिटी, सो ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर कैन बी अटेंड द मीटिंग टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेजमेंट द डे टू डे अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैश सेल्स, यहाँ पे कैश सेल्स का मतलब है कि जो भी सेलिंग होती है वो कैश पे होती है, उधार पे नहीं किया जाता है। सर्विस मोटिव का मतलब इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, लोगों की को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट मोटिव है। Equitable disposal and surplus. The trading surplus earned by the cooperative society is utilized for several purposes. The fixed rate to dividend not exist. 10% can be paid on the capital. After that,
हर एक मेंबर की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, लिमिटेड। कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है। लिमिटेड रिवॉर्ड ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ द लिमिटेड रेट ऑफ, जो भी इनको प्रॉफिट मिलता है, रेट ऑफ डिविडेंड वो लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। स्टेट कंट्रोल, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यूनिटी, एक्शन ऑफ यूनिटी इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अनलेस देयर इज एन यूनिटी। मोरल इम्पैसिस, इसका जो इम्पैसिस है दैट इज़ मोरल, जो भी काम होता है वो मोरालिटी पे बेसिस पे होता है। हॉनेस्टी, लॉयलिटी, इंटीग्रिटी, इन सब पे फोकस होता है। कॉर्पोरेट स्टेटस है, इसका रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के अंदर होता है, जिसमें कि 10 मेंबर होने चाहिए। ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, and every cooperative society has to transfer 25% its profit to reserve fund are not available for distribution among member। 25% जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो रिजर्व फंड में जाता है, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं हम अदर मेंबर में। कैश ट्रेड, जो भी ट्रेड होता है वो कैश पे होता है, कोई भी उधार नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट परचेज कर सेल बेचा जाता है, तो यहाँ पे जो मिडिल मैन होते हैं जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इनका एलिमिनेशन होता है, मतलब इनको हटा दिया जाता है। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इट इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशंस, cooperative organization is set up to fulfill some economic purpose, every work is done in a economic world। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी एसोसिएशंस है, इकोनॉमिक तरीके से जो भी काम जाते हैं कम खर्चों में किया जाता है, सबका इक्वली राइट होता है, सब मेजॉरिटी में डिसीज़न लिया जाता है, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सारी है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है या किस तरीके से होता है। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो यहाँ पे जो भी एक्ट होता है विच इज़ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उस बेसिस पे चीज़ें फॉलो की जाती है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम मेंबरशिप, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मेंबरशिप है यहाँ पे सिर्फ 10 एडल्ट हो सकते हैं जो कि 18 प्लस हैं। सबमिशन ऑफ बाय लॉ, सो डिटेल्स बाय लॉ इंक्लूडिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट में दिए गए हैं उसी के थ्रू जितनी भी डिटेल्स है वो सबमिट की जाएगी। बाय द मेंबर इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट आर टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। डिपॉजिटिंग मिनिमम कैपिटल अमाउंट इन द बैंक, कोई मिनिमम कैपिटल अमाउंट होता है जो कि उस संस्था के बैंक के नाम से होता है जहाँ पे वो डिपॉजिट करना होता है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंटेन, तो यहाँ पे नेम ऑफ सोसाइटी और एज, एड्रेस, ऑब्जेक्ट क्या है, शेयर कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें दी जाती है। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन फीस, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एक्सटेम्प्टेड बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे उनको छूट दी जाती है, किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं देनी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी आफ्टर सेटिस्फाइंग, जो भी रजिस्ट्रार होता है वो अगर पूरी डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम अपना काम चालू करते हैं तो इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेयर्स, जितने मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है मेजॉरिटी के साथ। तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सिक्योरिटी, जॉइंट सिक्योरिटी, ट्रेजर। उसके बाद बाकी क्या होते हैं, कॉमन मेंबर होते हैं। उसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एज वेल एज एन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आफ्टर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी कैन एडमिटेड न्यू मेंबर एज वेल एज इशू शेयर कैपिटल। अब क्या अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद सोसाइटी के लोग चाहते हैं तो नए मेंबर का भी एडमिशन कर सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उस फॉर्मेलिटीज़ के बाद और सिलेक्शन के बाद मेजॉरिटी के साथ जो भी किसको कौन सा मेंबर बनना है, क्या बनना है, इसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव
ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ईजी फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत लेंदी लीगल प्रोसेस नहीं है, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है विद द हेल्प ऑफ 10 मेंबर्स, तो उसके बाद हम अपना कमिटमेंट कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मतलब सबको इक्वली इक्वल वोटिंग राइट्स है, इक्वल पावर है। स्टेबिलिटी, यहाँ पे अगर किसी डेथ हो जाती है तो भी वो स्टेबल रहता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। इकोनॉमी, अननेसेसरी किसी को सैलरी पेड नहीं करनी होती है, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बना होता है। स्टेट असिस्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट इसको असिस्ट करती है। रिबेट इन इनकम टैक्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है, इन्हें कोई टैक्स पेड नहीं करना होता है क्योंकि वे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इक्वली। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इनएफिशिएंस मैनेजमेंट, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो वहीं के काम करते हैं, कोई अलग से हम स्टाफ या सैलरी किसी को नहीं दे रहे, तो जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंसी होती है। कार्य करने में ज़रूरी नहीं कि हर एक मेंबर सक्षम हो। फिर लिमिटेड कैपिटल, यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल दी होती है। इनसफिशिएंट मोटिवेशन, अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पेड नहीं किया जा रहा है, इसलिए मोटिवेशन की भी कमी होती है। लेक ऑफ सीक्रेसी, समटाइम्स इसमें अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं और सबके सामने अफेयर्स एक्सपोज किए जाते हैं, जिससे कि सीक्रेसी कम होती है एज़ कंपैरिजन टू अदर। कन्फ्लिक्टिंग अमॉन्ग मेंबर्स, कभी कभी देखा जाता है कि इस तरह से लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़े भी होते हैं, और इस तरह के एसोसिएशंस में एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है। अब एक और जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ नो क्रेडिट सेल्स, कोई भी उधार में बेचा नहीं जाता है। उसके बाद अदर डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। दे आर पॉपुलर इन द सिटी, ये सिर्फ सिटीज़ में ही पॉपुलर हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का एडवांटेजेस या अवेयरनेस के बारे में कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जिस बेसिस पे नाम है उसी तरह का वो, उसी फील्ड का वो काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।